नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी की कार्रवाई के बाद हरियाणा में एक बार फिर से सियासी पारा आई है। रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी की यह कार्रवाई आज हरियाणा के शेखोपुर भूमि सौदा मामले में की गई, जिसमें ईडी के सामने बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा पेश हुए। रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय पैदल गए। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा पर कार्रवाई की हो। इससे पहले भी रॉबर्ट वाड्रा को 8 अप्रैल को बुलाया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। लेकिन इस बार ईडी की कार्रवाई को रॉबर्ट वाड्रा प्रतिशोध की कार्रवाई बता रहे हैं। साथ ही वाड्रा कह रहे हैं कि यह कार्रवाई मेरी आवाज को दबाने की कोशिश है। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा पर इस कार्रवाई के सियासी मायने क्या हैं, ये सवाल है। तो लगातार रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है और अब सियासी मायने क्या निकाले जाएं इस कार्रवाई के। और वाड्रा लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी उन्हें बुलाया गया था 8 अप्रैल को, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे और आज वो पूछताछ में उन्होंने सहयोग दिया है और वो ये भी कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से ईडी का सहयोग करेंगे जब तक उनसे पूछताछ की जाती है। अब क्या आने वाले समय में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ेंगी, किस तरह से इस कार्रवाई को देखा जाए और इसके सियासी मायनों की अगर बात की जाए तो एनालिटिकली क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं और प्रदेश की सियासत पर इस कार्रवाई का क्या कुछ असर पड़ेगा, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज हरियाणा भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी और वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की है। रॉबर्ट वाड्रा आज सुबह अपने दिल्ली स्थित आवास से पैदल ही ईडी कार्यालय की ओर निकले। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस समर्थकों का एक समूह भी था जो नारेबाजी कर रहा था। रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी के समन को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है और कहा है कि पिछले 20 सालों में उन्हें 15 बार समन किया जा चुका है और हर बार 10 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई है। रॉबर्ट वाड्रा ने दावा किया कि उन्होंने 23,000 दस्तावेज जमा किए हैं, लेकिन मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। It's basically political witch hunt. It's all politics. They have no specific questions. They have no reason. After 15 times I went in 2019 for 10 to 12 hours. They have no reason for this. This is because I always talk for the people of the country. I bring up things that BJP tries to hide. जानकारी के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा पर लगे आरोप का ये मामला 2008 का है, जब रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने गुरुग्राम के शेखोपुर में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी। बाद में इस जमीन को डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच देने का मामला सामने आया। ईडी सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। वाड्रा को इससे पहले 8 अप्रैल को भी समन जारी किया गया था, लेकिन तब वे पेश नहीं हुए थे। आज रॉबर्ट वाड्रा की पेशी के दौरान उनका बयान धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। ईडी पूछताछ के बाद बाहर निकले रॉबर्ट वाड्रा ने ये भी आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि मैं न ही किसी दबाव में आने वाला हूं और न ही किसी से डरने वाला हूं। I say BJP because everybody knows that misuse of the agencies is done by the BJP, and I'm having to deal with it. And whatever questions are asked, I'm answering them. There's no problem. I mean, there's nothing to, no reason. The only reason is that, you have to have a conclusion where this is concerned. If I've given all the documents, if I've answered all the questions, by bringing up topics which are in 2007, it doesn't make sense to me. How can you be talking about something that happened in 2007? And anyway, I'm going to answer all the questions, so it's fine. But it's definitely politically motivated. वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। ये नॉर्मल न्यायिक प्रोसीजर है। रॉबर्ट वाड्रा पे पहले से केसेस चल रहे हैं, उसमें ईडी पूछताछ कर रही है, तो उसको कुछ उसमें राजनीतिक एंगल तो जोड़ने की जरूरत नहीं है।
हम तो चाहते हैं कि ईडी जल्दी से चार्जशीट करके केस फाइनल करे। तो किस बात की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई हुई? हरियाणा में जमीन आपने ली, राजस्थान में जमीन आपने ली, लैंड यूज आपने बदलवाया, सरकार आपकी थी, 50 लाख की जमीन 50 करोड़ में आप बेच देते हैं। कांग्रेस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के वाइस चांसलर आप थे। सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे तो किससे पूछे जाएंगे? मुझसे पूछे जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए एक्ट के तहत रॉबर्ट वाड्रा का बयान दर्ज किया है। इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक अन्य धन शोधन मामले में रॉबर्ट वाड्रा से लंबी पूछताछ की थी। कैमरामैन विदर बिग के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो अब रॉबर्ट वाड्रा पर जो शिकंजा है वो ईडी का कसता जा रहा है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा इसे दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करार दे रहे हैं। वो केंद्रीय एजेंसियों का केंद्र सरकार द्वारा गलत तरीके से उपयोग करार दे रहे हैं। अब सवाल है कि सियासी पारा हाई है और रॉबर्ट वाड्रा पर यह कार्रवाई क्या कहती है। महेश, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। ये कार्रवाई हुई है रॉबर्ट वाड्रा पर, इससे पहले भी इन्हें बुलाया गया था, हालांकि वो पेश नहीं हुए थे। तमाम बातें आपने भी सुनी। वाड्रा कह रहे हैं कि 2007 का पुराना मामला है, उसको उठाने का कोई सेंस नहीं बनता, ये तो प्रतिशोध की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई को देखा जाए तो किस तरह से देख सकते हैं? देखिए, दोनों पहलू यहाँ पर स्वीकार्य होने चाहिए। पहला पहलू वो जो कि यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से सामने रखा जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि तमाम जो दस्तावेज थे वो जमा करवाए जा चुके हैं, तमाम जो सवाल थे उनके जवाब दिए जा चुके हैं। ये एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा है। हमने देखा कि इस देश में तमाम जो महत्वपूर्ण केसेस हैं वो दशकों तक लंबे खिंचते हैं और ये केस भी लंबा खिंचता नजर आ रहा है। अगर हम कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो वो भी इस देश में काफी लंबी लगातार देखने को मिली है। लेकिन चूंकि राजनीतिक शख्सियत है और राजनीतिक परिवार से जुड़ी है तो इसमें राजनीति का आना लाजमी नजर आता है। तो ऐसे में यहाँ ये भी माना जा सकता है कि इस तरह के केसेस को लंबे खींचने में कहीं ना कहीं फायदा विरोधी को जरूर मिलता है। विरोधी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार और सबसे बड़ा घराना, जो कि कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की धुरी है। अगर उनके खिलाफ कोई मामला है, कोई इन्वेस्टिगेशन अगर चल रही है, तो ये एकमात्र ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि जो कि पेंडिंग है, और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन थी सारी की सारी, उनका कोई स्टेटस रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आया है। और इस परिवार के खिलाफ जितने भी मामले हैं वो तमाम जो केसेस हैं, चाहे वो ईडी के हैं, चाहे वो सीबीआई से जुड़े हैं, कोई भी केस ऐसा अगर ऐसा जो है वो उसकी इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस अभी तक देश को मालूम नहीं है। देश ये नहीं जानता कि कितने सवाल पूछे जा चुके हैं और कितने पूछने बाकी हैं। तो ऐसे में यहाँ ये एक स्पष्टीकरण जरूर ईडी की तरफ से सामने रखने की जरूरत है कि कितने सवाल पूछे जा चुके हैं और कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना आसान है कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून से बड़ा कोई नहीं है। तो ऐसे में यहाँ एक बड़ी मुश्किल जरूर कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े परिवार के सामने खड़ी, और आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण चुनाव कई राज्यों में होने हैं। तो ऐसे में जरूर यहाँ पर गांधी परिवार पर दबाव अगर बढ़ता है तो उसका फायदा जरूर लाजमी रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो हमने चुनावी प्रक्रिया के दौरान देखा, हरियाणा का भी मैं जिक्र कर लेता हूं कि जब तक कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, आपको याद होगा कि उनका देश से बाहर निकलना बैन कर दिया गया था। उनके बेटे भव्य बिश्नोई, खुद कुलदीप बिश्नोई के जो पासपोर्ट है वो कोर्ट में जमा कर लिए गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद किसी तरह की कोई परेशानी कुलदीप बिश्नोई को नहीं आई। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के केसेस रेफरेंस के रूप में काफी सारे केसेस हमारे सामने हैं, जहां पर अगर आप विरोध में खड़े हैं तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना होगा, लेकिन अगर आप समर्थन में खड़े हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आप उसे कैसे साबित करें ये अलग बात है, लेकिन हमने देखा कि प्रोटेक्शन मिलता है। गोपाल कांडी सरीखे नेता, हालांकि बाद में जो है कोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया कि उनका दोष नहीं है, लेकिन जो पूरी प्रक्रिया थी वो आसान हो जाती अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं तो। देवेंद्र, ये सवाल बेहद अहम जो जिक्र महेश कर रहे हैं, हमने देखा कि नवीन जिंदल को भी जब पार्टी में शामिल किया गया उससे पहले तमाम आरोप बीजेपी लगाती रही, लेकिन उसके बाद जब शामिल हुए तो तमाम तौर पर आरोप मुक्त हो गए वो। ऐसे में सवाल ये कि रॉबर्ट वाड्रा पर कार्रवाई क्या कहती है, और जो सियासी पहलू जिसका महेश जिक्र कर रहे हैं उसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या इस तरीके की कार्रवाई जो रॉबर्ट वाड्रा पर हो रही है वो कानून के तहत हो रही है या फिर राजनीतिक प्रतिशोध है जो वाड्रा आरोप लगा रहे हैं? देखिए सौरभ, ये जो मामला है रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील मामला 2008 में दरअसल
रॉबर्ट वाड्रा ने गुरुग्राम के शिकोपुर में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी 7.5 करोड़ में 2008 में। तब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी। कुछ समय बाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी थी, मेरे को याद है, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी जो थी, हॉस्पिटैलिटी, इन्होंने कमर्शियल यूज करना चाहा 3.5 एकड़ में 7.5 एकड़ की जो जमीन खरीदी थी शिकोपुर गांव गुरुग्राम में। 2.7 एकड़ पर इन्होंने व्यवसायिक लाइसेंस अप्लाई किया था भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में, लेकिन सरकार ने लाइसेंस दे दिया, लेकिन कंपनी ने काम नहीं किया, क्योंकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है जब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कोई लाइसेंस देता है बिल्डर को। तो उसके बाद इन्होंने काम शुरू नहीं किया, लेकिन यही जमीन 58 करोड़ में डीएलएफ कंपनी को बेच दी गई। उसमें मामला फिर ये बना कि ये एक तरह से जो पीएमएलए एक्ट होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको ईडी देखती है। दरअसल 58 करोड़ में जब ये मामला सेटल की गई, जमीन डीएलएफ ने खरीद ली, पेमेंट कर दी, तो 2008 का मामला है। लेकिन 2013 में जब 2014 में लोकसभा चुनाव होने वाले थे, मेरे को याद है चुनाव आने ही वाले थे, सिर पर थे, तैयारियां चल रही थी, लेकिन अचानक खबर आई कि रॉबर्ट वाड्रा को लैंड डील मामले में करोड़ों का फायदा पहुंचाया गया है। क्योंकि उस टाइम कांग्रेस के खिलाफ कई बड़े बड़े घोटाले चल रहे थे, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम वाला मामला था, कोल घोटाला, और एक ये लैंड डील घोटाला भी उस टाइम चला था। 2014 के जो लोकसभा चुनाव थे, थोड़ा समय पहले चुनाव से अचानक भूचाल आ गया था, जब ये रॉबर्ट वाड्रा के सोनिया गांधी के दामाद को भूपेंद्र हुड्डा सरकार ने इतना फायदा पहुंचाया। अशोक खेमका तब 2013 में वो इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे, उन्होंने इनकी जो जमीन थी उसकी म्यूटेशन कहते हैं, म्यूटेशन को रद्द कर दिया था। म्यूटेशन रद्द करने का मतलब ये मामला वहीं होल्ड पर हो गया। तो ये मामला सामने मीडिया में आया कि बहुत बड़ा घोटाला हो गया, 7.5 करोड़ की जमीन को नियमों के खिलाफ 58 करोड़ में डीएलएफ ने खरीद लिया, डीएलएफ को सरकार ने फायदा पहुंचाया। इस तरह के आरोप मेरे को याद है, हमने स्टोरियां की थी तब। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए 2008 का कोई मामला 2013 में पब्लिक डोमेन में आया हो, और अब 2025 है। रॉबर्ट वाड्रा ये कह रहे हैं कि मैं 20 बार जा चुका हूं, ईडी मेरे को बुलाती, मैं जाता हूं, 15-15 घंटे बैठकर आया, 23,000 के मैंने जो कागज है, डॉक्यूमेंट्स इस केस में मैंने जमा कराए, लेकिन अभी 8 अप्रैल को फिर एक समन्स आया था, ये नहीं गए, उनको दोबारा आया, तो आज रॉबर्ट वाड्रा गए थे। उनका लगातार यह आरोप है कि राजनीतिक प्रतिशोध है। आपको बता दूं सौरभ, इसी मामले में भूपेंद्र हुड्डा को भी आरोपी बनाया गया है। ये जो डीएलएफ लैंड रॉबर्ट वाला मामला है, चूंकि सरकार इनकी थी, इन्होंने अपने अधिकारों का मिसयूज किया, ये आरोप लगा इन पे ईडी ने। भूपेंद्र हुड्डा भी आरोपी है इस मामले में। भूपेंद्र हुड्डा पे एजीएल केस, एसोसिएटेड जो नेशनल हेराल्ड वाला मामला है पंचकुला में, या पंचकुला में औद्योगिक प्लाटों को चहेतों को बांटने का मामला है, एक ये मामला है जो लैंड डील मामला है। भूपेंद्र हुड्डा पर भी 3 बड़े मामले चल रहे हैं, इतने साल हो गए। ऐसे ही रॉबर्ट वाड्रा पर मेरा सवाल ये है कि देश की व्यवस्था कैसी है? इतने बड़े बड़े लोग जो साधन संपन्न है, पूरे देश की खबर बनाते हैं। आप देखिए करीब 15 साल होने को है, 15 तो नहीं है, 2013 में पब्लिक डोमेन में है, 2025 है, करीब 11-12 साल हो गए हैं। ये मामला आज तक ऐसे ही घूम रहा है। अगर ये आरोपी है, इन पर दोष सिद्ध हो, इनको सजा मिलनी चाहिए। देश की व्यवस्था क्या है? छोटे आम आदमी को पे एक शिकंजा कसा जाता है, लेकिन ये बड़े बड़े ईडी, सीबीआई की छापेमारी, ईडी या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मामले सालों साल चलते हैं। ये जो मामला है, अगर इन पर दोष साबित होता है, इतने साल से मामला लटक रहा है, आज तक ये कहते हैं कि कानून की नजर में ये आरोपी हैं, अभी दोषी साबित नहीं हुए, लेकिन लोग देख रहे हैं कि अगर 11-12 साल में भी कोई इतने बड़े बड़े लोगों का फैसला अभी तक लटका हुआ है, फिर देश की व्यवस्था क्या है? सवाल ये भी है। वीरेंद्र जी, बेहद अहम सवाल है। वो जिस तरीके से देवेंद्र ने भी जिक्र किया, महेश ने भी इस बात का जिक्र किया कि अब तक ये नहीं पता लग पाया, इतनी बार गए, 20 से ज्यादा बार गए, 15-15 घंटे पूछताछ हुई, क्या सवाल हुए, क्या जवाब हुए। हालांकि ये सारी जो कॉन्फिडेंशियल पूछताछ होती है, लेकिन देश के सामने पटल पर कुछ ना कुछ तो आना चाहिए कि इस मामले में ये कार्रवाई हुई है। यही जिक्र देवेंद्र कर रहे हैं। इस कार्रवाई को किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, ये जब भी ईडी की कार्रवाई होती है, जो पीड़ित होता है, कभी भी उसके जो वो उसका विरोधी करता है, वो एक राजनीतिक प्रताड़ना बताता है। ये जितनी भी कार्रवाई हुई है, अब इसके पीछे की मंशा समझी जानी चाहिए। देखिए, राजनीतिक कारण तो रहते ही रहते हैं जी। देखिए, जब कांग्रेस सत्ता में थी, अमित शाह के साथ क्या सलूक हुआ, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। तो ये राजनीतिक कारण है। जिस तरह से अमित शाह को प्रताड़ित किया गया, उन्हें राज्य से बाहर रहना पड़ा, भूमिगत रहना पड़ा, उनके साथ जो कुछ हुआ,
और ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है, सभी सरकारें करती हैं। ऐसी बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के जो, अब देखिए, जो भी ईडी की जांच का सामना कर रही थी, ठीक है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो उनकी जो प्रताड़ना थी या जो उनके जो खिलाफ कार्रवाई थी वो दिल्ली पड़ी थी, उनके खिलाफ उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। तो जो अब भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को निशाने पे ले रखा है, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वो उनके पास पर्याप्त आधार है, वो कह सकते हैं कि ये राजनीतिक विद्वेष के कारण हो रहा है, प्रतिशोध के कारण हो रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस ने भी ऐसा किया। ये भूमि सौदे जो थे, इनमें जो है, मान लीजिए अगर जो है रॉबर्ट वाड्रा को 50 करोड़ का लाभ हुआ, जो भूमि सौदे उसमें निश्चित रूप से सबने ऐसा किया है, क्योंकि मार्केट वैल्यू थी उसमें जो भी थी, उसमें सभी ने इस तरह का लाभ उठाया, 700% जो है उनको लाभ मिला। तो मतलब वो ईडी जो है या जांच एजेंसियां अपने स्तर पर जांच करती हैं, उनका काम है जांच करना जी। और अब भी अगर मान लिया भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी में सत्ता के इर्द गिर्द जो भी बिल्डर है उनका भी यही काम है, ये सभी चलता है, सभी सरकारों में जैसा चलता आया है। लेकिन वो रॉबर्ट वाड्रा एक हस्ती है, वो सोनिया गांधी के दामाद हैं, तो इसलिए उनके खिलाफ तो इस तरह के जो आरोप लगेंगे तो जांच भी होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। देखिए, सत्तारूढ़ दल है उसको राजनीतिक लाभ लेने का भी प्रयास करेगा। और ये बात है कि ये ठीक है, कितने समय हो गया, कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए थी, अभी तक क्यों हुआ, ये मामला क्यों लटकाया जा रहा है, क्या इसके पीछे राजनीतिक लाभ लेने की मंशा है? तो ये कारण है। देखिए, जब भी अगर कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस ने भी ऐसा किया, अब भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे कर रही है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस के जितने नजदीकी लोग थे उन्होंने भी भूमि स्रोतों से लाभ उठाया। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में है तो भारतीय जनता पार्टी के जो नजदीकी लोग हैं वो भी इस भूमि स्रोतों से लाभ उठा रहे हैं। ऐसे कई बिल्डर हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के काफी नजदीक हैं, उन पर भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती क्योंकि सत्तारूढ़ दल का संरक्षण प्राप्त है। तो ये एक तो राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे चलता रहेगा, लेकिन लोग इस बात को चाहते हैं कि अगर उनके पास पुख्ता प्रमाण है, पुख्ता, तो ईडी उनके खिलाफ इतना समय क्यों ले रहा है, बार बार उनको क्यों समय दे रहा है, उस पर अपनी चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं करता, ये सवाल तो उठते रहेंगे। जी महेश, एक बेहद अहम बात जो वीरेंद्र जी ने भी कही और देवेंद्र ने भी उस बात का जिक्र किया, भूपेंद्र हुड्डा उस वक्त सत्ता में थे प्रदेश में और रॉबर्ट वाड्रा के साथ ये जो लैंड की डील हुई थी गुरुग्राम की, उसमें एक बड़ा घपलेबाजी का जिक्र भी हुआ था और भूपेंद्र हुड्डा का नाम भी जाहिर सी बातें गाहे बगाहे इस पूरी कार्रवाई में जोड़ता रहा है और आगे भी कार्रवाई में देखने को मिलेगा। सवाल यह है कि राजनीतिक इसके प्रभाव की बात करें तो रॉबर्ट वाड्रा पर कार्रवाई की सियासी किस तरीके के इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे? हरियाणा की सियासत में, कांग्रेस में आने वाली समय में जो कई राज्यों में चुनाव भी होने हैं, क्या ये कार्रवाई प्रभावित करेगी और अगर करेगी तो कितने स्तर तक प्रभावित करेगी कांग्रेस को खासकर? देखिए, साफ तौर से इस बात को माना जा सकता है कि कार्रवाई प्रभावित तो जरूर करेगी, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी को एक संदर्भ में ये प्रभाव झेलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पहला प्रभाव क्या है? गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही हर भारत में कांग्रेस पार्टी की राजनीति घूमती है। कह सकते हैं कि धुरी है गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी की राजनीति का। अब अगर गांधी परिवार ही मुश्किल में आ जाए, गांधी परिवार को ही बड़े दबाव का सामना करना पड़े, गांधी परिवार का दामाद ही यहाँ पर जो है जेल की मुहाने पर खड़ा कर दिया जाए, तो फिर यहाँ सबसे बड़ी मुश्किलें जो है गांधी परिवार को झेलनी पड़ सकती हैं। फिर हो सकता है कि कुछ ऐसे फैसले भी देखने को मिले जिसका सीधा चुनावी फायदे में के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिले। तो ये तो मानकर चलिए कि जब भी दबाव अगर बढ़ेगा, जैसा कि इस मामले में इस वक्त भी नजर आ रहा है कि दबाव बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले जिन भी राज्यों में चुनाव का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा, तो फिर ऐसे फैसले पार्टी की तरफ से लिए जा सकते हैं कि जिसमें यहाँ भारतीय जनता पार्टी को सीधा लाभ जो है चुनावी लाभ देखने को मिलेगा। हमने बहुत सारे मामलों में ऐसे देखा। हरियाणा के निकाय चुनावों की बात कर लेते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले तो इस बात की पैरवी की कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़वाने का फैसला भी कर लिया, चुनावी मैदान में घोड़े उतारने की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने कर ली। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि ये तो भाईचारे के चुनाव है, मैं प्रचार के लिए पहले भी नहीं गया, अब भी नहीं जाऊंगा। तो ऐसे में आप ये बताइए कि पहले आपने निकाय के चुनाव कब पार्टी सिंबल पर लड़े थे, कब आपका मेयर पार्टी सिंबल पर हाथ के निशान पर चुनाव लड़ रहा था, और अगर आपने चुनाव प्रचार में नहीं उतरना था तो फिर पार्टी सिंबल पर लड़वाने का, उम्मीदवारों को उतारने का फैसला आपने क्यों करवा दिया? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके
जवाब जो है यहाँ देने बाकी रह जाते हैं। लेकिन चूंकि राजनीति है और राजनीति में काफी तरह के दबाव इस वक्त कांग्रेस पार्टी और खासकर गांधी परिवार के लोगों को झेलने पड़ रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि प्रत्यक्ष कुछ दबाव है जो समझ में आएंगे, कुछ ऐसे दबाव होंगे जो शायद समझना भी मुश्किल हो, लेकिन आप एनालिसिस के जरिए उनके इम्पैक्ट को समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जरूर, अगर गांधी परिवार पर दबाव बढ़ता है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल को मिलता ही है। देवेंद्र, अब आने वाले समय में हम देख रहे हैं प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या है। इस कार्रवाई के बाद क्या और ज्यादा मुश्किल में पड़ती नजर आएगी कांग्रेस, खासकर हरियाणा की अगर बात करें तो कह सकते हैं? देखिए सौरभ, जब इस तरह के मामले आते हैं अचानक, जैसे ये पब्लिक डोमेन में आज मामला आया कि रॉबर्ट वाड्रा को दोबारा समन मिला, आज वो गए हैं, पैदल गए हैं, मीडिया के सामने उन्होंने अपनी तकलीफ बयान की है कि मेरे को राजनीतिक तौर पर प्रतिशोध के तहत ये हो रहा है। मैं ये कहता हूं, जब इस तरह के सवाल है, कांग्रेस नेता मीडिया वालों से कहते हैं, मेरे को भी पता है, वो कहते हैं कि जब कांग्रेस का राज था, मनमोहन सिंह की सरकार थी, कोल घोटाला हुआ या 2G स्पेक्ट्रम था, बड़े बड़े नेताओं को जेल भेजा गया था। जो कांग्रेस सरकार में जो गठबंधन पार्टनर थे, डी राजा थे, सुरेश कलमाड़ी थे जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का काम देखते थे, सुरेश कलमाड़ी, डी राजा, कन्नी मोजी, ये सारे लोग जेल गए थे। सुखराम जो बड़े नेता थे हिमाचल से, अब तो नहीं है, वो कांग्रेस के वो संचार मंत्री थे देश के, उन सबको जेल भेजा गया था। कांग्रेस के नेता ये कहते हैं जब मनमोहन सिंह थे तो जो लोग घोटाले में शामिल पाए गए थे उनको जेल में जेल यात्रा करके आए थे जेल में। और ठीक वैसे ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, मेरे को याद है कांग्रेस की, यहाँ ओम प्रकाश जैन और जिलेराम शर्मा, ये दो थे। जिलेराम शर्मा मुख्य संसदीय सचिव थे, राज्य मंत्री के बराबर दर्जा था, और ओम प्रकाश जैन पार्वत के ही थे, वो मंत्री थे। उनका एक मर्डर केस में दोनों का नाम आया था, दोनों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस्तीफा लिया था, मेरे को याद है। जब उन पे आरोप लगे थे, भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा था ओम प्रकाश जैन को और जिलेराम शर्मा को कि आप इस्तीफा दे दो, अगर आप आरोपी साबित नहीं होते, दोष मुक्त होते, तो आपको दोबारा ये पद देंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने उनका इस्तीफा लिया था। तो कांग्रेस नेता ये दलीलें देते हैं, हालांकि दोनों लोग ये अंबाला सेंट्रल जेल में सजा काट के आए थे, ओम प्रकाश जैन और जिलेराम शर्मा, भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री थे। ऐसे ही मनमोहन सिंह की सरकार में कांग्रेस नेता ये कहते हैं कि अगर हमारे आदमियों ने घोटाले किए हैं, बड़े बड़े नेता जेल गए, जैसे मैंने 4 नाम बताए, सुरेश कुमारी, डी राजा, सुखराम, कन्नी मोजी, इधर भूपेंद्र हुड्डा के जो मंत्री थे 2, इनसे इस्तीफे लिए गए, सेंट्रल जेल में सजा काट के आए थे वो, सीबीआई इंक्वायरी। तो कांग्रेस नेता ये कहते हैं कि अगर ये दोषी हैं, भूपेंद्र हुड्डा दोषी हैं, रॉबर्ट वाड्रा, तो इनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप इनको प्रताड़ित इस तरीके से कर रहे हो, 10-10 साल हो गए, अभी तक कोई नतीजा नहीं है। तो ये आक्षेप कांग्रेस वाले भी लगा रहे हैं कि बीजेपी एजेंसियों का मिसयूज कर रही है। अब वीरेन जी, तमाम बातें रॉबर्ट वाड्रा ने कही, उन्होंने कहा कि मैं सहयोग कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। एक बात उन्होंने बेहद अहम कही, उन्होंने कहा कि जब मैं देश के पक्ष में बोलता हूं तो मुझे रोका जाता है। देश के पक्ष में बोलने का वो जिक्र, जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं उसके मायने क्या निकाले जाएं, क्या कुछ समझने की कोशिश की जाए, पार्टी कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में समझा जाए इसे, या फिर व्यक्तिगत तौर पर एक उद्योगपति के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश की जाए उनकी इस बात को? देखिए, उनकी राजनीति में आने की इच्छा रही है, लेकिन उनको अनुमति नहीं मिली। वो बार बार कह सके हैं कि मैं राजनीति में आना चाहता हूं, लेकिन कुछ भी कारण रहे हो, वो सक्रिय राजनीति में अभी तक तो आ नहीं पाए। तो इसके पीछे गांधी परिवार ही कारण है। लेकिन वो इस बात को कहना चाह रहे हैं कि मुझे अगर प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो सोनिया परिवार की, गांधी परिवार के कारण किया जा रहा है। तो मतलब उनकी मंशा तो साफ है, लेकिन वो अब देखिए, अब उनके खिलाफ चार्जशीट कब तक आती, और वो जो है चार्जशीट आने के बाद न्यायालय में भी मामला चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लटकाए रखना चाहती है, ये बात बड़ी स्पष्ट है। और उनके जो आरोप हैं वो सत्य हो सकते हैं, लेकिन जो जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस भी ऐसा करती रही है। कांग्रेस ने कुछ अलग नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी तो उसे दोहरा ही रही है जो कांग्रेस ने किया है। तो इस तरह जो अगर ये व्यवस्था बनी रहेगी, लेकिन आम आदमी ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस ने भी किया है, कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किया है। तो इसलिए अब इसकी जो अगर हम देखें तो इसकी परिणति कहां होगी, अब ये मामला न्यायालय में जाएगा और न्यायालय में जाकर कहां तक ठहरेगा ये तो काफी समय लगेगा। तो एक न्यायिक प्रक्रिया है। अब देखिए, ईडी चार्जशीट करने में इतना समय क्यों ले रही है, ये प्रश्न तो है ही। बिल्कुल, अब आगे कार्रवाई कहां तक जाएगी, किस तरह से रॉबर्ट वाड्रा पर जो ईडी की कार्रवाई है वो देखने को मिलेगी, और तमाम तथ्य कब तक निकल कर सामने आएंगे, और सियासी तौर पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा इसका, शॉर्ट टर्म इफेक्ट होगा, कांग्रेस कितनी प्रभावित होगी, बीजेपी को कितना फायदा होगा, तमाम सवाल है। लेकिन जो कार्रवाई की जा रही है, बीजेपी इसे कानूनी तौर पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई बता रही है, लेकिन
रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस ये कह रही है कि ये प्रतिशोध की राजनीति है। फिलहाल कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम में देखा जाए तो सियासी पारा जरूर प्रदेश में है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।